नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्षी। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 के चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में जनता के लिए जरूरी है कि वह जाने अपने उस प्रत्याशी के बारे में जो उनके पास वोट के लिए आ रहे हैं, जाने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जिन्हें वह अपना विधायक चुनने वाले हैं। समय साक्षी की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं धनौल्टी से आप प्रत्याशी अमिंद्र बिष्ट के पास, जिनसे हम जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और भी कुछ तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्षी में। धन्यवाद प्रीति, आपने समय साक्षी पर अक्सर आप बातचीत करने का अवसर देते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जनता आपको देख रही है, उस क्षेत्र की जनता जिनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं या अपील कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, तो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपके पारिवारिक कुछ विचार, कुछ बताएं जनता को। देखिए प्रीति, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ वहाँ के लोगों के लिए मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं कि हम किस परिवेश से आए हैं। मैं 2 बार से जिला पंचायत का सदस्य रहा, तो लगातार लोगों के बीच में आना जाना है। देखिए, मैं धनौल्टी विधानसभा जिला टिहरी गढ़वाल का श्रीकोट गांव है, इडवाल सिंह हमारी पट्टी है, और मैं उस गांव में मेरा जन्म हुआ और फिर वहाँ से मसूरी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और शिक्षा दीक्षा में मसूरी में मैं डिग्री कॉलेज का MPG, वहाँ पर कॉलेज है MPG कॉलेज मसूरी, और वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष बना, छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया, और फिर ये यात्रा आगे यही बढ़ती रही। जहाँ तक पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, तो मेरे परिवार में हमारा एक बड़ा परिवार है। जौनपुर में संयुक्त परिवार की प्रथा है, और आज भी उस पूरे इलाके में मैं ये मान सकता हूँ कि सबसे बड़ा परिवार उस इलाके में हमारा है। मेरे परिवार में हमारी बड़ी माँ, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी छोटी माँ, और हमारा एक 30 लोगों का एक भरा पूरा परिवार है। हम 5-6 भाई हैं, 5 भाई हम हैं, और बड़ी माँ से एक बेटा है, ये मेरा भाई है, और जो मेरी छोटी माँ है उनकी 2 बेटियां हैं। तो मेरे भाई जो घर रहते हैं वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं और बागवानी का काम करते हैं। वो गांव में उसी से हमारी सबकी आजीविका चलती है। मेरी आजीविका भी उन्हीं लोगों के जो खेतीबाड़ी का काम है उसी से मेरा भी परिवार पलता है। हाँ, मेरे पिताजी छोटी मोटी ठेकेदारी करके उन्होंने हम लोग को पाला पोसा। बड़ा संघर्ष रहा, और बड़े संघर्ष के बाद पिताजी ने हमको पाला पोसा। चाहते थे कि सरकारी नौकरी करें, और लेकिन डिग्री कॉलेज में आने के बाद समाज सेवा, राजनीति और छात्र राजनीति से जुड़े, तो उस तरफ फिर दिशा हमने बदल दी और फिर दूसरी दिशा में चले गए। तो आज भी परिवार पूरा खेतीबाड़ी करता है, और मैं उनके खर्चे से, उनके सहयोग से मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा है और एक मेरी छोटी बेटी है। तो ये मेरा परिवार है, और ये तो आप इसको परिवार कह सकते हैं जिस संदर्भ में आपने पूछा। लेकिन असली बात ये है कि जब से हम समाज में आए और काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना, ऐसा मुझे महसूस होता है कि पूरा जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, जहाँ के लोगों का आशीर्वाद रहा, और आज एक पहचान इस रूप में मिली कि आप लोग भी हमसे बात कर रहे हैं। तो वो जो पूरा बिस्टौसी करके एक जिला पंचायत क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल में, और पूरा क्षेत्र वो मेरा परिवार है। उसके वहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग को मैं अपने पिता तुल्य मानता हूँ, उनको अपने पितरों की तरह मैं मानता हूँ। हर महिला जो उस क्षेत्र में है, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी बहन है, कोई हमारी माँ है, और जो अपने परिवार से जो आत्मीय रिश्ते हैं, मैं कभी उन लोगों के साथ और अपने परिवार के जो रिश्ते उनको अलग नहीं कर पाया। मुझको लगता है कि उनसे भी मेरा वही रिश्ता है जो मेरा अपनी माँ से, अपनी बड़ी माँ से, छोटी माँ से।
अपने परिवार के तमाम अन्य सदस्यों से है, तो वो थोड़ा सा जब मैं विस्तृत रूप से देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो मेरा परिवार है। और जब भी काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उस परिवार के लिए करना है। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। एमपीजी कॉलेज मसूरी से, जैसा आपने शिक्षा की बात की, तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और यही तब से समाज के साथ काम करता हूँ। आपने अपने संघर्षों की बात बताई है और कहा है आपका पारिवारिक जो भी आपने यहाँ पे जनता से साझा किया है, ऐसे में आप जो है जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। कैसा अनुभव रहा है आपका कि आप जनता के बीच जो काम करते हैं उसका अनुभव देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जौनपुर में संयुक्त परिवार की प्रथा, और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ 30 सदस्यों का एक बड़ा परिवार है। और जाहिर सी बात है, एक परिवार के भीतर जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी एक परिवार को संचालित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी किस तरह से परिवार को संचालित करते हैं। अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। हम जैसा कहते हैं कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो परिवार में भी अलग किसी की कुछ मांग होती है, किसको किस तरीके से संचालित करना है। तो मैं देखता हूँ कि पिताजी किस तरह से परिवार को संचालित करते हैं। तो मैं पूरे अपना जो क्षेत्र है, जो जिनके बीच में मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ पर अपने पिताजी के उसी फॉर्मूले का उपयोग करता हूँ कि कैसे वो करते। तो वही ईमानदारी, जैसा मैं जानता हूँ कि जब मेरे पिताजी परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये मेरा संस्कार है, ये संस्कार में मुझे मिला है, ये फार्मूला मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। तो उस भावना के साथ पूरे क्षेत्र में सबको साथ लेकर के, कोई नाराज है और उसको कैसे मनाना है, कोई हमसे भी गलती हुई है तो उससे कैसे माफ़ी मांगनी है, कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के नाराज है, कौन व्यक्ति क्या चाहता है, तो वो परिवार के रूप में मैं वहाँ के नौजवान को, वहाँ की हर माँ को, बहन को, जैसा मैंने बताया, तो सबको समझ करके, सबको मैं समझ चुका हूँ कि कौन किस रूप में किसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सबके साथ बहुत प्यार से, प्रेम से और बहुत उनके साथ बात, जो उनको अच्छा लगता है वैसा करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत बात होती है जो हमको लगता है कि गलत हो रहा है, तो उनको समझाने का काम करते हैं। जिनके बीच में हम काम करते हैं तो उनको समझाते हैं कि ये गलत रास्ता है, सही रास्ता ये है, इस पर चलना चाहिए। तो मुझ पर उनकी बड़ी कृपा है कि मेरी बात को मानते भी हैं। जैसा मैं कहता हूँ, तो कई बार हो सकता है मैं भी इंसान हूँ और सब मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको ये लगता होगा कि इसकी बात क्यों सुने, वो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते। वो मेरी बात को पूरा सम्मान देते हैं। यही कारण है कि लगातार और पिछले 7-8 सालों से बिल्कुल बड़े खुश मन से मैं उनके साथ और वो मेरे साथ। 14-15 वर्ष का धुआंधार सफर आपका पत्रकारिता में रहा है, ऐसे में फिर राजनीति के क्षेत्र में आना? देखिए, ये रहा कि काम जो भी करना है धुआंधार करना है, और कोशिश की कि अच्छे से पत्रकारिता करें। और फिर कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि पत्रकारिता में हम जब थे, जिन लोगों ने हमारे साथ पत्रकारिता की है वो जानते हैं कि हम सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता और समाज में जो गलत हो रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ने का काम हमारा हमेशा रहा पत्रकारिता। तो ठीक से पत्रकारिता कर रहे थे। क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, वहाँ के कुछ नौजवान एक दिन मेरे पास आए। उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ यहाँ से निकल करके गांव के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो मैंने हल्के में लिया उनकी बात को, फिर 1-2 दिन के बाद जब मुझे लगा कि इस बात पर मनन करना चाहिए, मैंने मनन किया। और मनन करने के बाद निर्णय लिया कि विधानसभा, जिला पंचायत के चुनाव अवसर पर थे। पंचायतों गाँव में जब उस समय पंचायतों के चुनाव हो रहे थे, तो पंचायतों के चुनाव लड़ने चल दिया।
और वहाँ के नौजवान से बातचीत की, वहाँ की तमाम जो माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग हैं, उन सब से बातचीत हुई। और आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 15-20 दिन के एक अभियान में वहाँ के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और वो दिन था जब राजनीति में चले गए। और आज कई बार सोचते हैं कि राजनीति को छोड़ दो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना कि आज राजनीति को छोड़ना चाहते हैं पर आज राजनीति हमको नहीं छोड़ पाती। तो तब से राजनीति में काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन में कोई भी काम अगर करना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो उस काम के लिए, किसी काम को करने के लिए आपके भीतर जुनून होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जुनून के साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों को रखता हूँ, परिवार से ये संस्कार मिला है और इन दो चीज़ों को रखता हूँ अपने दिमाग में। तो किसी काम पर भी लगता हूँ तो जुनूनी बन करके पूरा जुनूनी हो जाता हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है जब कई बार लोग कहते हैं कि आपने वो काम कर दिया जो कोई विधायक नहीं कर पाया, आपने वो काम कर दिया जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर पाया। जब लोग कहते हैं कि हमारे लिए मंत्री भी आप हैं, मुख्यमंत्री भी आप हैं, तो फिर लगता है, चैन की नींद आती है। लगता है कि परिवार जो काम किया है, जो काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ठीक कर रहा हूँ। और कई लोग आलोचना भी करते हैं, उनको लगता होगा कि ये काम, ये स्कूल अगर बना रहा है तो उनको लगता है कि स्कूल या अस्पताल या उस तरीके के ANM सेंटर्स या जो पंचायतों के बुनियादी जो काम है उनकी, और कुछ लोगों की समझ से परे होती है तो वो उसके दूसरे रूप में भी लेते हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को भी स्वीकार करता हूँ, उससे मुझे कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। कई बार अगर कोई कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं है तो मैं देखता हूँ कि क्या, मैं खारिज नहीं करता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप पत्रकारिता में थे तो कई लेख हमने आपके पढ़े हैं राजनीति को लेकर, कहें तो उनमें भी कई लेख आपने लिखे हैं, राजनेताओं पर लिखे, नेताओं पर लिखे, कई और ऐसे मुद्दों पर लिखे। आज आप उसी समुंदर में तैर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, कैसे देखते हैं आप ये सब? देखिए, हमारे तेवर नहीं बदले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेवर पत्रकारिता में रहते हुए थे, बहुत ईमानदारी से और तीखे तेवरों के साथ जन सरोकार में पत्रकारिता, और आज भी हम लोग राजनीति में हैं, वही तेवर हैं और वही कलेवर है। हम उसके साथ पूरी राजनीति कर रहे हैं। जो हमको तब गलत लगता था, जो आज भी हमको गलत लगता है, जो हमको तब सही लगता था आज भी सही लगता है। तो मैंने कहा कि हम सच को पकड़ कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उससे चूंकि राजनीति आजकल अलग तरीके की हो गई है, तो कई बार लगता है कि जैसा मैंने कहा कि छोड़ दें, तो फिर हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत एलिमेंट्स हैं राजनीति में, तो सब तो गलत नहीं है। हो सकता है कि एक बड़ी संख्या, एक बहुमत में नेताओं को लेकर के आप में, नौजवान में, प्रेस में और हर वर्ग में नेताओं को लेकर के गलत धारणा है, नेताओं को लेकर के नकारात्मकता है। जब नेता कहीं आता है तो उनको लगता है कि अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि देखो चोर आ गया, जबकि ऐसा है नहीं। राजनीति में बहुत सारे दलों में, अलग अलग दलों में, मेरे दल के अलावा बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। तो आपके इस सवाल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं नौजवानों से, क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में बहुत रहता हूँ, और नौजवान जिस तरह से राजनीति से दूर हो गए, ये रास्ता नहीं है। मुझको लगता है कि जब तक नौजवान राजनीति के भीतर घुस करके और उसमें पूरी तरह से काम करके, उसको पूरा अपना करके, जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक राजनीति में सुधार संभव नहीं है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया में भी
तर्कों को और तथ्यों को जांचने के बाद, परखने के बाद नौजवान को अपनी धारणा बनानी चाहिए। सिर्फ राजनेताओं को गाली दे, सिर्फ राजनेताओं की आलोचना करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसमें शामिल होना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जब हम शामिल होंगे तो हमारा नौजवान, हमारा युवा और हमारी मातृशक्ति ये जब राजनीति की मुख्य धारा में आएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीति बदलेगी और जो खराब लोगों का जो आंकड़ा ज़्यादा है वो आंकड़ा कम होगा और अच्छे लोगों का आंकड़ा ज़्यादा होगा। और मैं तो निजी तौर पर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि अच्छे लोगों को अपने से जोड़ने का काम करता हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जिनसे मुझे लगता है कि इन नौजवानों को देख करके अन्य नौजवान भी इनसे प्रेरित होंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे और राजनीति में आएंगे। राजनीति खेल की भांति है, इसको खेल की तरह खेलना चाहिए और सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जिस दल के लिए भी काम कर रहे हैं, कैसे उसके लिए ईमानदारी से और बहुत शिष्ट व्यवहार के साथ उसको कर सके। ये रहता है। राजनीति के क्षेत्र में आप अपना राजगुरु किसे मानते हैं? क्योंकि हर कोई किसी न किसी के मार्गदर्शन पर चलता है, ऐसे में आप किसके मार्गदर्शन को देखकर चल रहे हैं? देखिए, राजनीति हो या राजनीति के अलावा भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक दौर में उम्र के साथ, परिपक्वता के साथ हम हर दौर में अपना रोल मॉडल तैयार करते हैं। हम कहीं ना कहीं अलग अलग दौर में हम अलग अलग लोगों से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग फिल्म में काम करने वाले जो कलाकार हैं उनसे प्रेरित होते हैं। अब चूंकि कुछ लोग खिलाड़ी से प्रेरित होते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर से प्रेरित होते हैं, तो चूंकि मेरा पहले से समाज और राजनीति में काम करने वाले लोगों के प्रति छोटे से ही रुचि रही उनको समझने में, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी यात्रा और प्रधानमंत्री बने, उस दौर में हम उनको देखते देखते हम जवान हो गए थे। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, कुछ इस तरह का नहीं था, लेकिन टीवी पर कभी उनकी झलक दिख जाए या उनका कोई भाषण का अंश हमको सुनने को मिले, तो वो हमारे हीरो थे, रोल मॉडल, मेरे हीरो थे, रोल मॉडल थे। और मैं कोशिश करता था कि उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ सके, उनके कविता संग्रह जो उन्होंने लिखे। तो ये कह सकता हूँ कि अटल जी को देखते देखते जवान हुआ हूँ, पूरी जवानी में रोल मॉडल रहे। और फिर कांग्रेस में भी, जैसे कांग्रेस में राजेश पायलट एक नेता थे, तो राजेश पायलट को मैं बहुत पसंद करता था। राजीव गांधी थे, मैं उनको बड़ा पसंद करता था। तो उस दौर में फिर उनको लेकर के प्रेरित होता था। और अगर आज की बात करेंगे, आज मैं एक अलग राजनीतिक संगठन के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक ऐसा नेता जिसने पूरे भारत की में राजनीतिक में बदलाव कर दिया, पूरे भारत की राजनीति में ये संकेत दिया कि जन कल्याण को लेकर के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरित होता हूँ। और अभी उत्तराखंड में मैं आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल साहब के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके मार्गदर्शन में अपने दल के लिए, अपने पार्टी के लिए और अपनी विधानसभा में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक उनका विषय है, तो कर्नल अजय कोठियाल सिर्फ मेरी प्रेरणा के स्रोत नहीं है, वो उत्तराखंड के हर जवान बेटे बेटियों की प्रेरणा के स्रोत। उन्होंने जिस तरह से हमारी आस्था के बड़े केंद्र केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण करने का उसने काम किया, और एक फौज में रहते हुए जिस तरह से देशभक्ति के लिए, सब लोग जानते हैं कि आज भी
दुश्मनों की गोलियों को अपने शरीर में कैरी करते हैं, अपने शरीर में आज भी 3 गोलियां लेकर के चलते हैं। और उसके अलावा फौज में उनको बहुत सारे उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए उनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र मिले। और अभी यूथ फाउंडेशन एक संस्था है उन्होंने बनाई है, और हर गरीब के घर से होनहार बच्चों को उठाते हैं, हर गरीब के घर से बच्चों को सरकारी नौकरी में, पैरामेडिकल में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री में, पुलिस की, जो इस तरीके की नौकरियां हैं, कई हजार लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। कई घरों के चूल्हे आज उनके कारण जल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे व्यक्ति से कोई प्रेरित नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, कोई बीमारी है। तो अलग अलग दौर में प्रेरणा, अलग अलग लोगों से प्रेरणा ली। जो अभी केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब, मैं उनसे बड़ा प्रेरित होता हूँ। मुझको लगता है कि एक विजनरी लीडर है, तो कुछ ऐसे लोगों से प्रेरित होता हूँ। और कई बार गाँव में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्रेरित होता हूँ। मैं अपनी माँ से बड़ा प्रेरित होता हूँ, और इसीलिए प्रेरित होता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ, मुझको नहीं लगता कि कभी उन्होंने पिछले 5-7 सालों में ही उन्होंने देहरादून जैसे शहर को देखा होगा। और उनकी जो पूरी जीवन है, वो जीवन पूरा छानियों में और पशुओं को पालती है, भेड़ बकरियों को संभालती है, खेत में, वही उनका जीवन और सब वही था। लेकिन उनका एक बड़ा उनका एक अनुभव है, जब हम देखते हैं कि हमको पढ़ाने लिखाने के बाद भी हम कई चीज़ों को उनसे जानना चाहते हैं। उन्होंने हमें वो संस्कार भर दिए कि आज हम अपने से लोगों से बातचीत कर पाते हैं, समाज में कुछ लोगों के बीच में बैठ पाते हैं। तो अपनी माँ से भी प्रेरित होता है। और बहुत सारे नाम हैं, ये बहुत लंबी बात चली गई। मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं काम करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेरे साथ पंचायतों में बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, जिनको मैं जब काम करते हुए देखता हूँ तो मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं। चलिए, काफी लंबी लिस्ट है प्रेरित, आप जिनसे प्रेरित होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, लेकिन आपने आपका दामन क्यों थामा? हाँ, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये सवाल मेरे मन में परिवर्तन का चल रहा था, और मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ, इन्हीं में से एक पार्टी के साथ काम किया, और पूरे 25 साल तक काम किया। पूरा मेरे पिता से लेकर के, मेरे दादा से लेकर के, सारे सब लोगों ने उस पार्टी में काम किया। और मैं फिर उस पार्टी को छोड़ने का एक वक्त आया। ऐसा नहीं था कि मैं उस पार्टी से नाराज था, पार्टी अपनी जगह हमारा ठीक चल रहा था। लेकिन इस बीच में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का आगमन हुआ, और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं 2 बार से जिला पंचायत का मेंबर हूँ, और पिछली बार मैंने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए, जिला योजना समिति का सदस्य रहते हुए, मैंने कोशिश की कि कुछ अपने यहाँ के स्कूल ठीक करूँ, अपने यहाँ के ANM सेंटर्स ठीक करूँ, अपने यहाँ इन बुनियादी मुद्दों पर मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझको लगा कि मेरी काम करने की जो धारा है, मेरा काम करने का जो रुचि है, वो विद्यालयों में है, वो स्वास्थ्य के केंद्रों में है, और आम आदमी पार्टी का फोकस भी विद्यालयों को, मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी दल में रहे, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा प्रीति कि उत्तराखंड में आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो की जो लचर स्थिति है, जो खराब स्थिति है, इस पहाड़ों से पलायन के कारण ही यही है। तो अगर ये स्थितियाँ पहाड़ों में सुधर जाए, तो मुझे लगता है कि पलायन स्वयं भी पहाड़ों में फिर रुकेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का जो ये स्कूल्स को ठीक करने का, अच्छी शिक्षा देने का जो
का जो उनका मॉडल है और जो मोहल्ला क्लिनिक का जो उनका मॉडल है, तो मुझको लगा कि क्या हम ऐसे पार्टी के साथ, ऐसे संगठन, ऐसी संस्था के साथ काम कर सकते हैं कि उत्तराखंड में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक अच्छा विद्यालय खोल दें, प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर एक अच्छा न्याय पंचायत क्लिनिक खोल दें। तो मुझको उसमें संभावना दिखी और फिर जुड़ कर के काम किया। तो फिर जैसे मैंने देखा कि अभी अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ की महिलाओं को, पहाड़ की बेटियों को, मतलब उनको इसमें कोई दिक्कत, कोई मतलब हमको छुपाना नहीं चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए कि पहाड़ में आज भी ये दिक्कत है। उत्तराखंड में, पहाड़ में खास करके आर्थिक रूप से बड़ी कमजोर हम लोग होते हैं, हमारी माताएं होती हैं। मैं कई सारी अपनी बहनों को जानता हूँ जिनसे मैं पूछता हूँ कॉलेज क्यों नहीं जाती, तो बताती हैं मुझे कि हमारे पास गाड़ी का किराया नहीं होता जाने का। तो कई महिलाएं हैं जिनको, जो चाहती हैं कि कभी मेले में जाएं, कभी मायके जाएं, किसी के हाथ में 100-50 रुपये दें अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन नहीं दे पाती। तो अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि सबके हाथ में 1-1 हज़ार रुपये देंगे ताकि इस तरीके की जो कमी है उनको ये कमी ना खले। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें जिन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया, जिन्होंने खासकर उनके स्कूल के मॉडल में, जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होगी, तो तब तक किसी भी सरकार में बने रहने का उनका नैतिक अधिकार है। तो इसलिए ये जनता से जुड़े कुछ मॉडल हैं, कुछ जनता की बिल्कुल मूलभूत समस्या, इन समस्याओं को लेकर के मैं एक नए ग्रुप में, नए संस्थान में, मतलब आम आदमी पार्टी में चला गया। यही आम आदमी पार्टी में जाने का मेरा एक कारण है। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जब वोट मांगने जाता है तो कुछ मुद्दों को अपना हथियार बनाता है। आप क्या हथियार लेके जा रहे हैं अपनी जनता के बीच में? तो देखिए, हमारे पास हथियार तो नहीं है, हमारे पास चिंताएं हैं कुछ, और अपने यहाँ के क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन पर पिछले 20-21 साल से, आज़ादी के बाद से लेकर के जिस पर काम होने की आवश्यकता है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, ये जो मेरा क्षेत्र है जहाँ आप आए, तो आप ये मानिएगा कि पूरी धनोल्टी विधानसभा में ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना जहाँ लोग अपना अल्ट्रासाउंड करा सकें। यहाँ पर ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ अपना एक्सरे करवा सकें। यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ अपना खून का भी टेस्ट करा सके। ये पीड़ा है, यही चिंता है। इन चिंताओं को लेकर के हम लड़ें, इन चिंता खत्म हो हमारे आप यहाँ के लोगों की, ये मेरा प्रयास है। और जैसा मैंने अभी इससे पहले भी आपसे बातचीत की कि विद्यालयों की स्थिति बिल्कुल खराब है। पलायन के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 कारण है पलायन होने के पहाड़ से मैदान। तो रोजगार के लिए यदि पलायन होता है और अच्छे रोजगार के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर हमको 120 किलोमीटर दूर देहरादून और विकासनगर जाना पड़े छोटा सा स्वास्थ्य का कोई आपको टेस्ट करवाना के समय का, तो ये हमारी बड़ी चिंता है। विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे भेज नहीं रहे, बच्चे इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि सरकार का नियोजन ठीक है, तो स्कूल को ठीक से चला ही नहीं पा रहे। स्कूल चलाना कैसे है? स्कूल सिर्फ बिल्डिंग बना देने से नहीं है, तो स्कूल को चलाना कैसे है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये दूसरी चिंता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे यहाँ बंगाली डॉक्टर, नैनबाग एक जगह है मेरे गाँव से, वहाँ बंगाली डॉक्टर, सामान्यतः बंगाली डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। तो उनके यहाँ आप कभी भी जाइएगा, आप
तो मीडिया के लोग हैं, जब यहाँ से गुजरेंगे तो आप देखिएगा उनके यहाँ किसी भी समय चले जाइएगा पूरी भीड़ लगी है। और जो उसके बगल में सरकार ने जो अस्पताल बनाया है, वहाँ मुझे लगता है कि कई दिनों बाद कोई अचानक से कोई जाता होगा। तो ऐसा क्यों है कि जहाँ आपने MBBS डॉक्टर नियुक्त किया है वहाँ लोग जा नहीं रहे हैं, और जहाँ जो बंगाली डॉक्टर जो बैठे हैं वो उनके पास फुर्सत नहीं है, इतने मरीज हैं उनके पास। तो सरकार को समझना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत उनकी नियोजन में है। आप यहीं नैनबाग में, खतीन में आप देख लीजिएगा कि जो प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला होगा तो वहाँ बच्चों की संख्या 120, 30, 40 है, और जो आपका गांव का सरकारी स्कूल है उसकी संख्या जो है 10, 15, 20। तो सरकार ने कभी सोचा नहीं कि आखिर उनके विद्यालयों में जहाँ ट्रेंड शिक्षक हैं, जहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो हमारा ये फोकस है कि उसको नियोजित करना है, उसको ठीक करना है, ताकि हम वहाँ के लोगों को अच्छा स्कूल दे सकें, हम वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाओं से युक्त अस्पताल दे सकें। इन चिंताओं को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तीसरा जो रोजगार का, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है, निश्चित तौर पर सरकार सब लोगों को सरकारी नौकरी तो दे नहीं पाएगी, तो कैसे होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहाड़ में ही उनके रोजगार की व्यवस्था हो, और उसको लेकर के एक लंबी प्लानिंग हमने की है कि कैसे गांव के अंदर ही रह करके किसी भी नौजवान को 10 से 15, 20 हज़ार रुपये तक का रोजगार दिया जा सकता है। कैसे स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार से उसको जोड़ करके कैसे 20, 30, 40 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो इस तरीके का एक विजन है, और इसको हमने तैयार किया है कि हमको यदि अवसर मिला, अगर इनकी जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हम कैसे उसको पूरा करेंगे। जो विभिन्न मदों से जो पैसा आता है उसका उपयोग कैसे जनता के हित में करेंगे, कैसे गरीब आदमी तक उसका अधिकार पहुँचे, कैसे जो समाज की मुख्य धारा से कट चुका है, जो दूर अंदर, जिसको मैं सोनू बैसाखू कहता हूँ, जब मैं कभी अपनी बातचीत में कहता भी हूँ कि मेरा फोकस है कि सोनू बैसाखू उसको मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये सपना है मेरा, और जब जनता का आशीर्वाद तो मैं जीवित रहते इस सपने को मैं पूरा करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, और आप लोग मेरे क्षेत्र में आए, मेरे गांव तक आप लोग आए, इसके लिए मैं आपको निश्चित तौर पर कुछ कष्ट हुए होंगे। मैं पूरे समय साक्ष्य की टीम को इसके लिए यहाँ आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पूरा दिन बिताया सकलाना के इस क्षेत्र में, जहां आपने जाना धनौल्टी से आप प्रत्याशी अमेंद्र बिष्ट को, और समय साक्षी की श्रृंखला में आप जानेंगे अपने तमाम प्रत्याशियों को, उनके बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, और क्या है उनके मुद्दे, क्या लेकर वह जनता के सामने पेश होने वाले हैं। तो ऐसे ही अन्य श्रृंखला में अन्य प्रत्याशियों को देखने के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।